नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस के और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो हम आप लोग के लिए लेके रेडी हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन आप सभी पे सबसे पहले जो है पहुंच सके। और जाने से पहले जो है आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ सके। क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आने के लिए छांटने में, उसको तैयार करने में जो है काफ़ी समय लगता है। तो चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 है, या अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2), या अनुच्छेद 16 का 3 है, और अनुच्छेद डी जो है अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। जो है समान लोक नियोजन में जो है भारत नागरिकों को समानता का अवसर जो प्रत्याभूत करता है ये अनुच्छेद। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का, या ऑप्शन बी विधि के समझ समानता के अधिकार का, या ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या ऑप्शन डी धन की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो किसका जो है दावा नहीं कर सकता? इसमें नहीं शब्द पूछा है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। तो किसका? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का जो है दावा वह नहीं करता। ये सिर्फ जो है भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वही सिर्फ कर सकते हैं, बाकी सभी के लिए जो है इन सब के लिए कर सकता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? बताइए। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। बताइए 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, या 1, 2 सही है, या ऑप्शन डी 2, 4 सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन ई कानून बनाकर, शिक्षा की जो है उन्नति करके, और मतलब सबको शिक्षित करके, और जन जागरण के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद हमारे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता के अंत का जो है प्रावधान इसमें किया गया है, और अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकार है। तो बताइए मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन डी जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपातकालीन स्थिति में है जो इसको निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन मौलिक। और आपका जो मौलिक अधिकार के बारे में है वो 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, परंतु अनुच्छेद 21 को छोड़ करके सभी जो आपके मौलिक अधिकारों को जो है उसको मतलब निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपका मनोदैहिक स्वतंत्रता मतलब आत्मा के जो है आपके शरीर और आत्मा की जो स्वतंत्रता है वो भी प्राप्त है, तो जिसको कभी भी किसी भी आपातकालीन स्थिति में उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। और किस अनुच्छेद को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 21 को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किए जा सकते हैं? तो बताइए कौन से अधिकार किए जा सकते हैं? तो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। इसमें जो है सभी जो है अनुच्छेद को प्रवृत्त किए जा सकते हैं। मैं आपको सर समझा तो देखिए अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत आते हैं 5 आते हैं। ठीक है, जैसे परमादेश होता है, और दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और 5वां जो है अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है इसको ये अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है प्रदान किए गए हैं। आपको मैं पुनः बताता हूँ, आप सब इनको नोट कर लीजिएगा। 5 हैं कौन से संवैधानिक उपचारों का अधिकार? 5 है जो 32 के अंतर्गत आते हैं शामिल। पहला परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा जो है उत्प्रेषण है, और 5वां अधिकार परीक्षा है। तो आप सब इसको नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां स्क्रीन पे आ चुका है। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम, देराय राजन
1951 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? बताइए। विधि के समझ समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए किसके अंतर्गत तो वो किया गया था? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की जो है इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, आपका सभी को पता है विधि समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत जो है मतलब वही अनुच्छेद 17 में है, और विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट आप सभी नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो बताइए कौन सा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो कौन सा लगाता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 14। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आता है माफी चाहूंगा, इसके अंदर जो आता है विधि की समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण होता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है जैसे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद होता है वो नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका जो है अनुच्छेद 16 में जो है समान नियोजन, अभी मैं पिछले प्रश्न बताया था समान नियोजन का है। और अनुच्छेद 17 के बारे में ये भी बता चुका हूँ, इसमें क्या है? तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत जो भेदभाव है उससे जो है इसके निवारण का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8वां इसके बाद चुका। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा जो है कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बताइए। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। तो किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इनको प्राप्त है। किसको? सिखों को। ठीक है, और आपको साथ में बताते हैं अनुच्छेद 24 क्या है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कारखानों जो है जैसे कारखाने हो गए इत्यादि में बच्चों को जो नियोजन पर प्रतिबंध, जो कारखानों में बच्चों का जो काम कराते हैं तो उसके लिए प्रतिबंध से इसमें संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, मतलब कारखाने इत्यादि बच्चों के नियोजन का पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार है। अगर धार्मिक गतिविधि के प्रबंध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। और अनुच्छेद 27 में जो है किसी धर्म विशेष अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। और साथ में आपको इसके बारे में कुछ आपको अनुच्छेद 20 से बता देता हूं कि अनुच्छेद 20 में जो है आपके अपराध जैसे एक दोहरी जो दंड है आपका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 21 का बताया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 जो आपको कहता है मतलब कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है, अनुच्छेद 22 देता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के बाद सभी लोग इसके साथ ले चुके हैं और नोट कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नंबर 9वां। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण लेख कहते हैं, परमादेश कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो उसको परमादेश कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10वां। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? हेबियस कार्पस या मैडमस या प्रोहिबिशन या को वारंटो। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो उसको मैडमस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 इसमें पे आ चुका है। तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का परीक्षण कब तथा किसने किया था? बताइए। 1006 ईस्वी में केपलर ने, 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने, और 1054 में कॉपरनिकस ने, और 1572 में टाइको ब्राहे ने। तो किसे किया था? तो 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर
12वां स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लैक होल मतलब कृष्ण विवर है, ये क्या है? न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है। या ऑप्शन बी तारे में सुपरनोवा विस्फोट के समय निर्मित आकृति है। या ऑप्शन सी तारे की युवा व्यवस्था है। या ऑप्शन डी आपका तारे द्वारा विकसित प्रकाश की मात्रा है। तो ब्लैक होल क्या है? तो न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का जो द्रव्य युक्त पिंड होता है वही ब्लैक होल होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 13वां, तारे के संगठन के किस तत्व का योगदान नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो आप इसको पहले इसको इंडिकेट कर लीजिएगा कि इसका योगदान नहीं है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, तो कार्बन का। तो बताइए तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं होता है? तो ऑक्सीजन का नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 14वां, वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.2 ms से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है और तारा कृष्ण विवर मतलब ब्लैक होल बन जाता है तो कहलाती क्या कहलाती है? ओपेनहाइमर बल्काफ सीमा, या तारा मृत्यु सीमा, पल्सर सीमा, या चंद्रशेखर सीमा। तो बताइए क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ओपेनहाइमर बाल्काफ और सीमा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15वां, किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं? तो बताइए किसने कहा था? गैलीलियो ने, जेवी नार्लिकर ने, या हब्बल ने, या एस चंद्रशेखर ने कहा था? तो बताइए किसने कहा था? तो ये जो है एस चंद्रशेखर महोदय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16, यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे ना हो तो उसके केंद्र में हम उपस्थिति की कल्पना करेंगे। बताइए ब्लैक होल की, क्वासर्स की, क्वार्क की, या पल्सर की? तो किसकी करेंगे? तो ब्लैक होल की कल्पना करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17वां, कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है और इसका कारण है कृष्ण जो छिद्र है मतलब ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो नीचे कूट दिया गया। बताइए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ए आर दो जो है दोनों सही हैं परंतु जो है ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं कैसे? नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से और नाभिकीय विखंडन से। तो बताइए नीचे कूट दिया 1 तथा 2, 1 2 3, ऑप्शन सी 1 4, या ऑप्शन डी 2 4। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो 1 व 2 नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा जो है तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, और हर गोविंद खुराना ने। तो किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? बताइए ओजोन छिद्र है, कृष्ण छिद्र है, इंद्रधनुष है, या धूमकेतु है? तो कौन है? तो आपका कृष्ण छिद्र है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 स्क्रीन पे आ चुका है। 21वां, परितंत्र का गति हृदय कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा कहलाता है, उपभोक्ता व खनिज चक्र कहलाता है, उत्पादक व खनिज चक्र कहलाता है, या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है? तो क्या कहलाता है परितंत्र का गति हृदय? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पे आ चुका है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। बताइए मांसाहारी होते हैं, मृत्योपजीवी पादप होते हैं, शाकाहारी, या प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं? खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? बताइए लकड़ी काटना, वन महोत्सव, या सामाजिक वानिकी, और ऑप्शन डी वनारोपण से। तो किसकी वजह से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो आपके लकड़ी काटने से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। बताइए लंबी होगी, अधिक लंबी, छोटी, अधिक छोटी? तो क्या होगी? तो अधिक लंबी होगी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? बताइए गेहूं का खेत, आम का बाग, घास का स्थल,
एक्वेरियम। तो बताइए, पूछा है इसमें से पारितंत्र जो प्राकृतिक है तो क्या होगा आपका, तो घास का स्थल होगा। ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन, माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बताइए। 1 से 2%, 1 से 5%, या 1 से 10%, या 1 से 20%। तो कितना होता है, तो 1 से 2% जो है आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 27, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जैव समुच्चय कहते हैं, या जैव तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28, एक परितंत्र में शैवाल, हरी काई, मतलब जो शैवाल जो है हरी काई उसे कहा जाता है, का स्थान होता है। उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, घटक होता है, शाकाहारी होता है। तो क्या होता है, तो वो उत्पादक होता है। इसी को नीले हरे शैवाल कहा जाता है। जो से कि है कहीं भी चट्टानों पे, जो गीले चट्टान वहाँ पे सबसे सर्वप्रथम यही लगते हैं और ये प्रदूषक के सूचक होते हैं, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पारितंत्र में बाज का स्थान बताइए क्या है। उपभोक्ता है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, या सर्वोच्च उपभोक्ता है, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। तो बताइए पारितंत्र में बाज का स्थान कौन सा है, तो ये आपका जो है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30, पारिस्थितिकी तंत्र में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीवन भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, काफी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को आत्पोद्विद कहा जाता है, ठीक है। आत्पोद्विद कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है, तो आत्पोद्विद कहा जाता है, ठीक है। जबकि लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइटस कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लवणी मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट कहा जाता है। और तीसरा है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, वह किस मंडल में होता है आपका, तो आपके क्षोभ मंडल में होता है। अगर आपसे पूछे कि जहाज जो है किस मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, तो किस में उड़ते हैं, तो आपके समताप मंडल में। और जो ये सैटेलाइट को जो विस्थापित किया जाता है अंतरिक्ष में, तो किस में किया जाता है, तो आयन मंडल में किया जाता है। और चौथा है मृत्योपजीवी पोषण की दृष्टि से अब घटक होते हैं, वो क्या, वो जो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है, तो मृत्युजीवी जो पोषण है वो आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं शामिल होते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है, तो उससे क्या कहा जाता है, तो जैव समुदाय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो जैव समुदाय। जबकि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो जनसंख्या कहते हैं। एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं तथा इसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले, बताइए। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, या मेहरगढ़। तो कहां से मिले हैं, तो आपके मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। कहां से मिले हैं, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अस्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक जो है युग भी कहा जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक भी युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पूरा पाषाण काल युग, या नवपाषाण युग, या ताम्रपाषाण युग, या लौह युग। तो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, भीमबेटका गुफा को किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, बताइए किसने। माधव स्वरूप वत्स, या ऑप्शन बी HD संकालिया, या ऑप्शन सी BS वाकड़कर, या ऑप्शन डी VN मिश्र। तो किससे किया था, तो BS वाकड़कर ने, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, पाषाण काल को आर्थिक क्रियाकलाप, पशुओं का उपकरण, तकनीक के आधार पर सर्वप्रथम दो भागों
पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में किसने विभाजित किया था बताइए। थॉमसन ने, ए कनिंघम ने, या जॉन लुबक ने, या व्हीलर ने। तो किसने किया था? तो जॉन लुबक ने। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। किस किस में? तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आप चयन करें। दिया है पहला ए बी सी डी 4 है। फलक संस्कृति, तो बताइए किस निम्न पूरा पाषाण काल का है, या मध्य पाषाण काल का है, उच्च पूरा पाषाण काल का है, या मध्य पाषाण काल का है। तो बताइए किसका है? तो फलक संस्कृति जो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आपका दूसरा जो है ए हो गया। मिलान हम कर देते हैं, आप इसको नोट के। ब्लेड संस्कृति जो है किसमें है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ये आपका बी हो गया। और सूक्ष्म पाषाणोपकरण संस्कृति जो है आपका मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। और हैंड एक्स संस्कृति जो है निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, आपका आखिरी बचा है निम्न पूरा पाषाण काल, ये आपका टी हो गया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36। सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? तो आपके हस्तिनापुर से हुआ था। ठीक है, मैं इसको मिलाते चलता हूँ, आप सभी इसको नोट करिए। कहाँ से हुआ था? तो आपके हस्तिनापुर से। ठीक है, ये आपका ए हो गया। और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो दमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो आपके दमा से। ये आपका बी हो गया, 7वें नंबर पे बी हो गया। और सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया था, तो बताइए किसने किया था? तो लॉर्ड टेट ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड टेट ने किया था। ठीक है, लॉर्ड टेट। मैं यहाँ पे आपके सी लिखता हूँ, आप इसको नोट करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अवस्थित है, तो कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ पे है? तो भोपाल में। ये आपका डी हो गया। और विद्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय में जो शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो लेखैया से। ठीक है, लेखैया, ये आपका तीसरा लेखैया, ये आपका ई हो गया। ठीक है, लेखैया से मिले हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक अवशेष जो हैं कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, आपके मेहरगढ़ से। ठीक है, ये आपका एफ हो गया। मैं ऊपर लिखता जाता हूँ, आप इसको नोट कर दीजिएगा साथ में। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? बताइए। नौदा टोली का उत्खनन जो है HD संकालिया ने किया था। ठीक है, HD संकालिया, आपका जी हो गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है इसी में, इसलिए घोष पहुंच रहा है। मैं बगल में लिखते जाता हूँ, आप सभी नोट कर दें। लास्ट बताए 6 तो, और H का जो है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपके बुर्ज होम से प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपका H हो गया। मैं आपको बता देता हूँ FDEGCHBA। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। सर्वप्रथम चमकदार पालिश युक्त पाषाणोपकरणों का प्रयुक्त कौन था? मध्य पाषाणिक मानव था, नवपाषाणिक मानव था, या पूरा पाषाणिक मानव था, तान पाषाणिक मानव था? कौन था? तो नवपाषाणिक मानव था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 38। नवपाषाणिक मानव के जीवन में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को किसने नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी थी? बताइए। गार्डन चाइल्ड, थॉमसन, लॉर्टेट और कनिंघम। तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, गार्डन चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित स्थलों में से कहां से महापाषाणिक समाधान के साक्ष्य प्राप्त? बताइए। बांदा, मिर्जापुर, महदहा, या बलिया से? बताइए। केवल एक, 2, केवल 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां से? तो आपके जो हैं 1 व 2 से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, बांदा से और मिर्जापुर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक जो है स्थान है और ख्याति का कारण है। ठीक है, इसमें से जो है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? आपका सही पूछा है। बुर्ज होम जो है शैलकृत देव मंदिर के लिए विख्यात है, और चंद्र केतुगढ़ जो है टेराकोटा कला के लिए, और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृति जो है इसके लिए प्रसिद्ध है गणेश्वर। ठीक है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 या 2, 3। तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो 2 व 3 जो है आपके सही है, पहला जो है आपका गलत है। तो ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। भारत ने किस देश के चाबहार में स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया है? बताइए। म्यांमार, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश।
तो किसके लिए? तो आपके ईरान के लिए। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही कामी रीता सिरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 29 बार, माफी चाहूंगा, 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल है की हैं, या भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया की? तो कहाँ की हैं? तो ये नेपाल की हैं जो 29 बार चढ़ने का आपका जो है रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइए। डॉक्टर एस भटनागर, डॉक्टर जी नायर, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, और ऑप्शन डी है डॉक्टर सैम क्रिस्टल। तो किसको किया गया? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट को प्रश्न नंबर 44। हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस प्रख्यात लेखक को अपना सर्वोच्च सम्मान ने जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया? बताइए। जानकी दास को, रस्किन बॉन्ड को, चेतन भगत को, इनमें से कोई नहीं। किसको किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज कालिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? बताइए। किस कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं या बांग्लादेश के हैं? तो कहाँ के हैं? सभी लोग को पता होगा, तो ये न्यूजीलैंड के। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। हाल ही में IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? बताइए। SBI फाइनेंस को, हिंदुजा ग्रुप को, HDFC को या ICICI को? तो किसको दिया है? तो हिंदुजा ग्रुप को दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। मतलब अब इसका जो है रिलायंस जो है अधिग्रहण कर लेगा, ये इसके अंतर्गत हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन WWW ने डोप परीक्षण कराने से इनकार करने पर किसे अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया? बताइए किसको? सतपाल मलिक को, बजरंग पुनिया को, रवि कुमार दहिया को, योगेश्वर दत्त को? तो किसको किया है? तो बजरंग पुनिया को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 48। IAF माफी चाहूंगा, IAF ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए। बॉबी बकेट, फायर सेव, ट्राइफर फायर और सेफ्टी बकेट? तो किससे किया है? तो बॉबी बकेट से। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान? तो किसे किया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जापान ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? बताइए। जापान, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस? तो किसको? तो जापान को। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो और जाने से पहले जो आप सभी लोग जो है एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और बड़ा हो। तो चलिए फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।